हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार देखिए, एक और नई वीडियो के साथ वापस आ चुका हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। इससे पहले हमने जो इंडियन जीके जीएस है, इसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन तीनों फॉर्मेटों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस थे, इनको हमने कंप्लीट करा। इसमें देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें इकोनॉमी भी पूछी जाने वाली है। तो इकोनॉमी से मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट 80+ क्वेश्चंस लाया हूं। इसके 3 प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा, जिसमें इकोनॉमी हम अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है, जिससे कुछ राज्यों को क्या होती है, विशेष श्रेणी वाले राज्यों का दर्जा दिया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से राज्य आते हैं। अब देखिए, जो विशेष श्रेणी वाले राज्य हैं, इनमें से कौन कौन से राज्य आते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा, देखिए जो उत्तराखंड है, इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और जो हमारा जम्मू और कश्मीर है, इसको भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, इसको भी क्या मिला है, विशेष श्रेणी वाला जो राज्य है, इसका दर्जा मिला है। तो देखिए, इसका ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इनको विशेष राज्य का दर्जा मिला है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निविल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। यहाँ पर आय होना चाहिए। तो जो सकल राष्ट्रीय आय होती है, वो हमेशा निविल राष्ट्रीय आय से क्या होती है, अधिक होती है। तो इसमें से सम्मिलित होती है। क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है, तो इसमें क्या चीज़ सम्मिलित होती है। तो देखिए, जो पूंजी खपत भत्ता है, वो क्या होती है, इसमें सम्मिलित होती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो जो राष्ट्रीय आय की आकलन करती है, वो संस्था कौन सी होगी। तो ये संस्था हो जाएगी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ये क्या करती है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2015-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए, ये तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर आया है। तो देखिए, कितनी प्रतिशत थी, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थी 7.4%। ठीक है, 2014-15 की तुलना में जो 15-16 की जो भारत की प्रति व्यक्ति आय थी, वो 7.4% थी। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। जो राष्ट्रीय आय होती है, इसको प्रायः क्या कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है हमारा एनएनपीएफसी। ठीक है, एनएनपीएफसी क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय आय को कहा जाता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो देखिए, जो पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करते हैं, इसको बोला जाता है मिश्रित खेती। ठीक है, ये इसकी क्या है, प्रमुख विशेषता है। इसमें पशुपालन और फसल उत्पादन क्या होता है, एक साथ होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, जो इसको बोला जाता है कृषि। ठीक है, कृषि क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। अब देखिए, जीडीपी में जो जितने भी आर्थिक क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के आधार पर, इनका पूछा जाता है किसका योगदान सर्वाधिक है। तो देखिए, जो सेवा क्षेत्र है ना, सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है, सर्वाधिक है। 2018-19 के आधार पर ये 55.2% से ज़्यादा इसका योगदान है। सेवा क्षेत्र के बाद हम बात करें औद्योगिक, जो उद्योग होते हैं औद्योगिक क्षेत्र की, तो औद्योगिक क्षेत्र का भी काफ़ी योगदान है, 25% के आसपास इसका योगदान है। फिर इसके बाद हम बात करें जो हमारा कृषि क्षेत्र है, तो कृषि क्षेत्र का भी 15% से ज़्यादा इसमें योगदान है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ। तो कृषि और जो संबंध क्षेत्र है, इनके द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा 15.87%। ठीक है, 15.87% क्या है, कृषि क्षेत्र से हमें 2019 में जो जीडीपी है, इसमें मतलब योगदान हुआ है। फिर है, 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था। तो 2017-18 के अनुसार पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारा भारत। अभी भी भारत क्या है, दूध उत्पादन में सर्वप्रथम है।
फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है? तो रोजगार के लिए कृषि पर कितने प्रतिशत है? तो ये बेसिकली 44 टू 45 टू 55, ठीक है, 45 से लेकर 55% क्या है, अभी भी कृषि पर निर्भर है। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय बाजार यानी NAM, जो NAM होता है यानी राष्ट्रीय आय बाजार, तो ये क्या होता है बेसिकली, ठीक है, तो ये होता है हमारा, देखिए, कृषि उपज के लिए जो राष्ट्रीय ई व्यापार मंच होता है उसको राष्ट्रीय कृषि बाजार कहा जाता है। फिर है, भारत के GDP में कृषि योगदान लगभग डैश प्रतिशत है? तो भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद है GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें कृषि योगदान कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा हमारा 15.87%। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 15% वाला है ये वाला ऑप्शन राइट होगा। देखिए, कृषि का है 15.87%, ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्रों का है 25 के समथिंग, और जो हमारा सेवा क्षेत्र है ये 55 से ज़्यादा है। ये आंकड़े हर साल बदलते रहते हैं, ठीक है। फिर है, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो जो कृषि विपणन है इसके मुख्य दोषों में से एक कौन सा नहीं होगा? जो अनुकूल मंडी है तो इसके मुख्य दोषों में से एक नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित नहीं है? जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल क्या है फैक्टर्स है ये कृषि विकास से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा हमारा खनन, ठीक है, खनन इनसे संबंधित नहीं है। फिर है, कृषि निर्यात नीति जो 2018 है इसका लक्ष्य 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को कितने $US तक बढ़ाना है, ठीक है, जो कृषि निर्यात नीति है। तो इसका उद्देश्य है कितने $US तक ये इसको बढ़ाएगी? तो ये बढ़ाएगी हमारा $60 बिलियन से अधिक, ठीक है, $60 बिलियन से अधिक ये कृषि क्या करेगी? कृषि निर्यात को बढ़ाएगी। फिर है, 2019-20 में विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश प्रति क्विंटल है? तो जो 2019-20 है इसके विपणन के लिए जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये कितना रखा गया है एक क्विंटल का? तो ये रखा गया है 1840 रुपये, ठीक है, 1840 रुपये प्रति क्विंटल इसका मूल्य रखा गया है। फिर है, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? तो कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? तो ये की जाती हैं, यहाँ पर ऑप्शन में तो गलत है, वैसे की जाती हैं 23 फसलें, वर्तमान में 23 फसलें की जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर 24 भी दिया है, 22 भी दिया है। देखिए, अगर यहाँ पर 22 नहीं होता, ठीक है, 22 नहीं होता, इसकी जगह 17 कुछ भी दिया होता तो हम 24 पर टिक कर सकते थे। अगर यहाँ पर 24 की जगह अगर यहाँ 25 दिया होता या 26 दिया होता और यहाँ पर 22 होता तो इसको हम टिक करते। जो क्लोजेस्ट होता है, मतलब जैसे 23 है एग्जैक्ट आंसर और ऑप्शन में 23 नहीं है, तो इससे एक अधिक यानी 24 और इससे एक कम यानी 22, इसको हम लोग टिक कर सकते हैं आंसर में, ठीक है, ये राइट आंसर माना जाता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में दोनों एक साथ दिए हैं, 24 भी है 22 भी है, तो आप लोग यहाँ पर टिक नहीं कर सकते, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, तो इस पर हम आपत्ति जता सकते हैं। वैसे बात करें तो अभी कितनी फसलें शामिल हैं? 23 फसलें शामिल हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? तो देखिए, जो 7 फसलें हैं वो अनाज हैं, ठीक है, 7 अनाजों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, और इसमें जो 5 हैं वो दालें शामिल की गई है, 5 दालें इसमें शामिल हैं। फिर इसके बाद हम बात करें जो 7 हैं वो तिलहन है, ठीक है, जो तिलहन होते हैं तिलहन शामिल किए गए हैं 7। फिर इसके बाद हम बात करें तो 4 क्या इसमें शामिल किए गए हैं, जो व्यावसायिक क्या होती हैं फसल होती है, ठीक है, व्यावसायिक जो फसल होती है ये 4 शामिल किए गए हैं। तो 4 ये 7 11 11 5 16 16 और 7 23, तो कितनी फसलें हैं? 23 फसलें हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? जो विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य है तो ये हो जाएगा हमारा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड क्या है? विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य है। तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, इसके चांसेस हैं 80% ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, जो MSP होता है ये पहली बार घोषित किया गया?
अब देखिए जो एमएसपी होता है, एमएसपी मतलब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, तो 1965 में किस कृषि उपज के लिए ये पहली बार घोषित किया गया था? तो ये किया गया था धान के लिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती है? तो ये सम्मिलित नहीं होती है, देखिए जो हमारा कौन सा है, मसूर है। ठीक है, मसूर है, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं होती है, मसूर की दाल। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती? तो इसका आंसर होना चाहिए तंबाकू, और इसका आंसर कहीं पर आपको सब्जी फल भी दिया रहता है। अगर ऑप्शन में आता है ए व सी दोनों इस तरीके से करके, तो तंबाकू और सब्जी फल दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 के अनुसार भारत में खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित मात्रा कितनी है? तो खाद्यान्न उत्पादन की जो मात्रा है ये हो जाएगी हमारा इतना। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना कितना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? तो कितनी प्रतिशत जो भारतीय जनसंख्या है इसकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत क्या है? कृषि है। तो ये हो जाएगा हमारा 58%। ठीक है, 58% जो भारतीय आजीविका है इसका प्राथमिक स्रोत क्या है? कृषि है। फिर देखिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी होता है, ये धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो ये हो जाएगा हमारा 1410 रुपये प्रति क्विंटल। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन था, तो कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन था? तो ये हो जाएगा 257 मिलियन टन। ठीक है, 257 मिलियन टन क्या था? जो 2014-15 के अनुसार भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन था। फिर देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो क्षेत्र है ये बोला जाता है कृषि क्षेत्र को। निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? तो थोक मूल्य जो सूचकांक होता है इसके मुख्य घटक कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिए प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली और विनिर्मित उत्पाद, ये क्या हैं? थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं। सेवाएं इसमें नहीं आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको जीएसटी कहते हैं, यह नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो जीएसटी कर कितना प्रतिशत लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 28%। ठीक है, 28% क्या है? जो नई कर व्यवस्था है इसका उच्चतम स्लैब है। ठीक है, हाईएस्ट पूछा गया है, तो हाईएस्ट स्लैब इसका कितना होता है? 28% होता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय एक उदाहरण है? तो राजस्व व्यय का एक उदाहरण क्या हो जाएगा इसमें से? तो देखिए एक प्रिंटर की जो मरम्मत होती है वो राजस्व व्यय की क्या होती है? एक उदाहरण होता है। भारत में आयकर को कहा जाता है, तो भारत में आयकर को क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है प्रत्यक्ष और प्रगामी। फिर है, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से प्राप्त होता है? जो केंद्र सरकार है इसकी आय का जो सबसे बड़ा हिस्सा है ये कहां से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है उत्पाद शुल्कों से। ठीक है, फिर है, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मुद्रास्फीति। ठीक है, जब क्या होती है पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से भी अधिक हो जाती है तो इसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं या फिर जिन्होंने आर्ट्स में इकोनॉमी पढ़ी है तो उनको ये क्वेश्चन काफी ईजी तरीके से आएगा। सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? जो सकल घरेलू बचत है इसमें कौन प्रमुख योगदान करता है? तो प्रमुख योगदान करता हो जाएगा हमारा परिवार। ठीक है, परिवार क्या होता है? प्रमुख योगदान करता होता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसको कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो इसको घटकों में विभाजित किया गया है 2 घटकों में। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी भारत में 1 जुलाई डैश को पेश किया गया। तो भारत में जीएसटी को कब पेश किया गया था? 1 जुलाई 2017 को इसको पेश किया गया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2018 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा डैश रहा। तो भारत का जो राजकोषीय घाटा रहा ये कितना था? 7.17 लाख करोड़ रुपए का क्या रहा? राजकोषीय घाटा रहा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से
एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो कौन सा एक महत्वपूर्ण आइटम होगा? तो ये हो जाएगा हमारा ब्याज का भुगतान। ठीक है, ब्याज का भुगतान इसका राइट आंसर होगा। फिर है विश्व में वर्ष 2016-17 में रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न क्षेत्रों की तुलना में कौन सा स्थान है? तो विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है भारत का? तो ये हो जाएगा चौथा स्थान। फिर है भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? तो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में क्या आता है? ये आता है हमारा सेवा कर। ठीक है, जो सेवा कर आता है ये अप्रत्यक्ष श्रेणी में आता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो घाटे की वित्त व्यवस्था है इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है मुद्रास्फीति। ठीक है, इसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या शामिल नहीं होगा? तो ये हो जाएगा हमारा रक्षा व्यय। ठीक है, रक्षा व्यय क्या होगा? इसमें शामिल नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 9वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1997 से लेकर 2002 में ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो बीपीएल के लिए वार्षिक जो पारिवारिक आय है इसका स्तर क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 20,000 रुपये प्रति वर्ष आय। ठीक है, फिर है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास करना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथनों पर विचार करना है। तो देखिए M1 इजिकल टू जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में जमा, मांग जमा प्लस RBI में अन्य जमा को इंगित करना। ऑप्शन बी है M4 इजिकल टू M2 प्लस डाक की जमा को इंगित करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए जो M1 इजिकल टू जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली वाला है ऑप्शन ए, तो केवल ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए पूंजी खाता में परिवर्तनीय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। फिर है यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। फिर है यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा, देखिए जो पहला कथन है, दूसरा कथन है, तीसरा कथन है, ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन एक द्रव्यता अनुपात है? तो इसमें हमें क्या बताना है? द्रव्यता अनुपात बताना है। तो द्रव्यता अनुपात क्या हो जाएगा? ये होगा हमारा चालू अनुपात। ठीक है, फिर है वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में डैश बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो ये हुआ 6 बैंकों का। फिर अगला क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? जो नाबार्ड है तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये होती है 1982 को। ठीक है, 1982 ईस्वी में क्या होती है? नाबार्ड की स्थापना होती है। आयात निर्यात यानी एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। जो आयात निर्यात एग्जिम बैंक है तो ये कब स्थापित हुआ था? ये स्थापित होता है हमारा 1982 को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है। वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? तो बैंक के रूप में कौन सी हो गई? जो बंधन बैंक था ये एक बैंक के रूप में क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया हमारा वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। फिर है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? जो द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसको राष्ट्रीयकरण करने के बाद क्या नाम दिया गया? इसके बाद इसको नाम दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है स्वावलंबन दल। ठीक है, स्वावलंबन दल इसको बोला जाता है।
फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजना तैयार करता है? तो ये करता है हमारा नाबार्ड। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाबार्ड से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या होता है? इसका विस्तृत रूप होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई? जो आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो आरबीआई की स्थापना होती है हमारा 1935 को। ठीक है, 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना होती है। जो आरबीआई का प्रमुख मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? ये आप लोग मेरे को कॉमेंट करके जरूर बताना, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फिर है, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर है, बिटकॉइन क्या है? अब देखिए, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिटकॉइन क्या होता है? तो बिटकॉइन एक बेसिकली डिजिटल मुद्रा का एक रूप होता है। ठीक है, जो बिटकॉइन होता है एक डिजिटली एक क्या होती है? करेंसी होती है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो सुधारों में से एक नहीं है पूछा है, तो जो वर्धित क्या होता है? एसएलआर। ठीक है, जो वर्धित एसएलआर है ये क्या नहीं है? बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है? ये होता है 1969 को। ठीक है, 1969 ईस्वी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। फिर है, अवमूल्यन का अर्थ है? तो अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बेसिकली अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान करना, इसको अवमूल्यन कहा जाता है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? तो इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत किसने करी थी? तो जो आईसीआईसीआई बैंक है इसने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत करी थी। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो देखिए, जो फेडरल बैंक लिमिटेड है ये सार्वजनिक बैंक क्षेत्र का बैंक नहीं है। फिर है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? अब यहाँ पर सबसे बड़ा बैंक पूछा है किसमें? सार्वजनिक क्षेत्रों में। तो सार्वजनिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा जो बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो किसी काम की नहीं है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना PMMSY के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र MSK को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया? तो किस अवधि के दौरान इनको कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था? तो ये किया गया था हमारा 2017-18 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है, 2019-20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? तो ये देखिए 60,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई? तो किसके लिए लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी हमारा, तो देखिए जो रबर है और क्या है? आलू है। ठीक है, रबर और आलू के लिए जो नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना है ये इन दोनों के लिए क्या करी गई थी? लागू करी गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किया जाने वाला लाभों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं होगा? तो देखिए, जो पुनर्वास लाभ है ये इसका प्रावधान नहीं है। बाकी विकलांगता लाभ, अंतरिम सरकार लाभ और मातृत्व लाभ, ये सभी लाभ जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 है इसके द्वारा प्रदान किए गए। फिर अगला क्वेश्चन है, झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? जो झुग्गी झोपड़ी वाली जो बस्तियां हैं इनको मुक्त कराने के लिए, भारत बनाने के लिए, मुक्त भारत बनाने के लिए जो सरकार है इनके द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये योजना थी राजीव आवास योजना। ठीक है, जिसमें सभी को योजना मतलब आवास दिया गया, रहने के लिए घर दिया गया।
फिर है कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उनके संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इस कार्यक्रम को बोला जाता है हमारा एग्री उड़ान। ठीक है, एग्री उड़ान इसको बोला जाता है। फिर आज का अगला क्वेश्चन है 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल है। तो क्या क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए इसका जो ऑप्शन डी होगा अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन, तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे गाइज आज के 72 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने इकोनॉमी के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस थे उनको हमने यहाँ पर कवर करा। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर एक लाइक जरूर करना, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का मन करता है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग चैनल पे जो लोग नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो यार गाइज मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।